नमस्कार सभी को। आज फिर से आए हैं एक नए टॉपिक के साथ में। ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, पूरा देखना, ठीक है। ह्यूमन ब्लड है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सारे सरकारी नौकरी जो चाहते हैं उनको ये पढ़ना चाहिए। और जो 9th क्लास 10th क्लास और जो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं जो बायोलॉजी से रिलेट करते हैं उनको भी ये पढ़ना चाहिए, बहुत हेल्प मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं सीधा टॉपिक पे, ठीक है। ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त क्या होता है, ठीक है। पहले तो देखते हैं होता क्या है। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसकी जो फॉर्म होती है वो लिक्विड होती है, इसको हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। हमें पता है कि बहुत सारी कोशिकाओं को, बहुत सारी सेल्स को मिला करके एक ऊतक बनता है, ठीक है। और इसी तरह से इसके अंदर भी बहुत सारी सेल्स होती हैं जिन्हें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बोलते हैं। इस तरह की कोशिकाएं होती हैं, उन सबको मर्ज किया जाता है एक जगह, तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है। अब इसके साथ में क्या है, इसमें पानी भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, इसलिए लिक्विड होता है। प्लाज्मा होता है इसके अंदर, लगभग 55% होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको तरल संयोजी ऊतक भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ब्लड, अब ब्लड क्या है, कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता रहता है हमारी बॉडी के अंदर, लगातार लगातार एक छोटे से छोटे पॉइंट पे भी, और ब्लड पहुंचता है। जो पहुंचाने का काम आपको पता ही है, हृदय करता है, हमारा दिल करता है। दिल पूरी बॉडी में मतलब ब्लड को पंप करता है और उसको चक्कर वाइज घुमाता रहता है, जिसमें हमारा साथ देती हैं आर्टरीज, वेन्स, नस होती है ना, ये जो हाथों पे दिखाई देती हैं, ये सभी इन्हीं के अंदर ब्लड फ्लो करता रहता है, ठीक है। एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन जो होता है उसके अंदर लगभग 4 से 6 लीटर ब्लड आराम से होता है, ठीक है। अगर ये संख्या मतलब 6 लीटर का 7 लीटर हो जाए तो वो संतुलन बिगड़ जाता है उसका, तो वो बीमार हो सकता है। या 4 से कम हो जाए तो खून की कमी बताते हैं, मतलब उसको रोग है। लेकिन जो एवरेज एडल्ट ह्यूमन है, मे बी जो एक एज होती है 20 साल से लेकर के, मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, मुझे पक्का नहीं पता है कितनी एज होती है एडल्ट को, मतलब कितना आप मान सकते हो एक एवरेज। 20 साल से मैं मानता हूँ 40 साल के बीच में जो एडल्ट्स होते हैं वो एवरेज एज में होते हैं। अब इसके क्या है ना, इसके मेजर 2 पार्ट होते हैं ब्लड के। एक तो होता है प्लाज्मा, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। प्लाज्मा में सारा लिक्विड पार्ट आ जाता है हमारा जितना भी है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। अब आगे पहुंचते हैं, ब्लड कंपोनेंट क्या होते हैं जितने भी हैं, मतलब ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिससे मिलके ब्लड बना है, ठीक है। प्लाज्मा देखते हैं सबसे पहले। लिक्विड पार्ट होता है सारा, टोटल ब्लड का 55% केवल प्लाज्मा ही होता है। कलर इसका थोड़ा सा पेल येलो टाइप का होता है, हल्का पीला टाइप होता है, पीलापन लिए हुए होता है, ठीक है। और इसके अंदर 90 से 92% वाटर होता है, पानी होता है, और 7% प्रोटीन्स होते हैं। जितने भी बॉडी के अंदर हमारे चाहने वाले, मतलब जो बॉडी को चाहिए ऐसे प्रोटीन्स होते हैं 7% के आसपास। और 1% में सभी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सॉल्ट्स आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं, वेस्टेज पार्ट भी आ जाता है, क्योंकि बॉडी हमेशा अच्छा ही पार्ट तो गेन, मतलब जितना भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनमें सभी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ भी होगी, वो वेस्टेज में चला जाता है, वो भी ब्लड के अंदर ही रहता है, ठीक है। ये सभी पार्ट जो है प्लाज्मा के अंदर आते हैं। प्लाज्मा का वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है, जो वो वर्क करता है प्लाज्मा, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाता है, ठीक है। ऑक्सीजन को जैसे हमारे फेफड़ों से लेगा, और न्यूट्रिएंट्स जो हमारे मतलब आंतों से, जब हम खाना खाते हैं तो उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसको पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ सेल्स हैं सभी जगह ये उन सभी को पहुँचाता है। और जितना भी CO2 है और वेस्ट है उसको कलेक्ट करता है, ठीक है। कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके फिर ब्लड फिल्टर होने के लिए कहाँ जाता है, किडनीज पे जाता है, तो किडनीज उसको एक्सीलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग बाहर कर देती है, ठीक है। और अगला है हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी बॉडी में सबको पता है कि बहुत छोटे छोटे से मतलब हार्मोन्स जनरेट होते रहते हैं, हमारी अंतस्रावी ग्रंथियां रहती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनके अंदर से हार्मोन्स निकलते रहते हैं, तो उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है, सभी हिस्सों तक पहुंचाता है शरीर के, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। ये तो हो गया इसका वर्क। प्लाज्मा मोटा मोटा तौर पे ये है। अब आ जाते हैं जो हमारा ब्लड सेल्स होते हैं जितने भी हैं, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जितने भी हैं, ब्लड सेल्स हैं, उनको देख लेते हैं।
टोटल अगर ब्लड सेल जितना भी देखेंगे तो 45% के आसपास, मतलब ये तो 55 था, ये 45% हो गया। ये सारा पार्ट इसका ब्लड सेल्स का रहता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर पहला आ जाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं जितनी भी हैं, उनकी परसेंटेज जो होती है वो लगभग 40 से 45% के अप्रॉक्स वो होती हैं। इनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो एरिथ्रोसाइटिस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये नाम थोड़े से आप मतलब लिख लेना अपने पास में, क्योंकि ये बदल के भी नामों से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइटिस नेम भी बोलते हैं इसका। और ये मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सेल्स होती है, मतलब अगर ब्लड के अंदर हम देखें कि सबसे ज़्यादा कौन सी सेल्स होती हैं तो वो आरबीसीज होती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स जो हमारी आरबीसीज होती हैं राउंड एंड बाई कॉनकेव होती है। इसका ना कुछ शेप मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं बना करके। कुछ ना ऐसा शेप होता है इसका, इस टाइप का शेप होता है इनका, जो आप देख पा रहे हो सेल्स का ना। तो क्या होता है कि आरबीसी जिम्मेदार होती है आपकी ऑक्सीजन को इधर से उधर मूव कराने के लिए। प्लाज्मा भी लिखा हुआ है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि प्लाज्मा बोला था मैंने कि प्लाज्मा आपका कार्बन ऑक्सीजन को मूव करा रहा है, सब मिक्सअप ही होता है इसके अंदर। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा देखें तो इसके अंदर क्या होता है ना, इन जो उभयतल बोलते हैं इसको हिंदी में ना, तो इस पॉइंट पे ऑक्सीजन के कुछ अणु ठहर जाते हैं, वो फिर चले जाते हैं, इस टाइप से होती है, ठीक है। उभयतल ये इसका मतलब स्ट्रक्चर है, इस तरह की होती है आरबीसी, ठीक है। एक चीज और खास है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है इसके अंदर। और इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, लंग्स से बॉडी को भेजना, मतलब लंग्स से ऑक्सीजन कैरी कर लिया, अपने ऊपर रख लिया और बॉडी के प्रत्येक सेल्स तक पहुंचा दिया, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है इसका, CO2 को कलेक्ट किया, बॉडी के सभी हिस्सों से कलेक्ट किया CO2 को और लंग्स तक ले आई वापस, जिससे हम बाहर उसको सांस के जरिए छोड़ सकें, ठीक है। दूसरा आ जाता है WBC। WBC ज़्यादा नहीं होती है, मतलब ये अगर हमारी 40 to 45% है तो WBC ब्लड कंपोनेंट में ना WBC हमारी 1 to 2% होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। कहता है ल्यूकोसाइट्स नेम एक तरीके से बोलते हैं इसको दूसरे शब्दों में भी। और इसका मेन जो काम होता है वो सिक्योरिटी गार्ड का होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। जो सभी बैक्टीरिया को और वायरसेस को मारती है, ख़त्म करती है, सभी जर्म्स को मारती है और हमें सिक्योर रखती है, हम बीमार ना पड़े उसके लिए। ये हमारा मतलब एक तरीके से सैनिक हुए हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो सिक्योरिटी करते हैं हमारी बॉडी की। अब इसके कुछ और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे ये कुछ नाम हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान से समझना, याद भी रखने की कोशिश करना। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। इसी के कुछ तरीके, मतलब इसी के कुछ WBC के ही कुछ चेंजेस वर्जन होते हैं बॉडी के अंदर, होते हैं इतने प्रकार की, ठीक है, जिनके अलग अलग काम होते हैं। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को किल्स करती है, ख़त्म करती है। और अगला है लिम्फोसाइटिस, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है हमारी, ठीक है। उससे अगला है मोनोसाइटिस, ये डेड पार्ट्स जो क्लीन, जितने भी हमारी सेल्स वगैरह होती हैं वो डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं, या और भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, जो बॉडी को मतलब हार्म कर सकते हैं, तो ये उनको क्या करती है, कलेक्ट करती है और क्लीन कर देती है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें इस्नोफिल्स, ये एलर्जी एक्टिव है। जैसे हमें कुछ एलर्जी होती है बॉडी के ऊपर, कभी सभी को होती है, खारिश टाइप की होती आती है, तो ये उस टाइम पे मतलब पैदा होती हैं और उसको समाप्त करने के लिए हेल्प करती हैं। और अगला है बेसोफिल्स, ये हमारा इन्फ्लामेशन कंट्रोल करती है जितना भी है। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे उसमें थर्ड पार्ट आ जाता है हमारा प्लेटलेट्स का, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करती है, ये ज़्यादा नहीं होती, पहली बात तो बॉडी में बहुत कम होती है, वो फिर भी 1 से 2% थी, उससे भी कम होती है, ठीक है। 1% के अंडर अराउंड ही होती है, जो
मतलब वेरी करती रहती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है। ज़्यादा मतलब इतना नहीं होता है, 1% के अंदर ही रहता है। इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटिस। ठीक है, ये भी नाम आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। इसका बेसिकली काम रहता है ब्लड क्लॉटिंग विद हेल्प किसके, विटामिन के। ब्लड की क्लॉटिंग, जैसे हमारा यहाँ से कहीं हाथ कट जाए तो ब्लड निकल रहा है बाहर, लगातार बह रहा है, ठीक है। अब वो लगातार बहता ही रहा तो बॉडी के अंदर से ब्लड खत्म हो जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा, ठीक है। लेकिन वो ब्लड ना बहे उसके लिए क्लॉटिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें विटामिन के की आवश्यकता बहुत हेल्पफुल होता है वो, ठीक है। तो ये ब्लड की क्लॉटिंग क्या करती है, ये जहाँ पे भी ब्लड मतलब जहाँ पे भी खून का संचार ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, वहाँ पे पहुँच जाएंगी और वहाँ पे क्लॉट बना देंगी। उससे क्या है, ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाएगा, बॉडी के अंदर ही रहेगा, ठीक है। हाँ, वही लिखा है, स्टॉप एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर ज़्यादा रक्त बह रहा है कहीं पे तो ये उसको रोक देती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड वाला ब्लड के कंपोनेंट जितने भी हैं। अगला देखते हैं, वाई ब्लड इज रेड। हमारा ब्लड रेड ही क्यों होता है? ये भी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि भाई पीला भी हो सकता था, नीला भी हो सकता था, हमारा ब्लड रेड ही क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमारी ब्लड के अंदर ना एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एक हार्मोन होता है हीमोग्लोबिन, वो मिलता है। अब हमारे ब्लड के अंदर आयरन भी होता है, ठीक है। तो जब हीमोग्लोबिन आयरन के साथ मिल जाता है, ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, और जब आयरन के साथ में ऑक्सीजन मिलती है, जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन भी मिलती है, तो आयरन के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो वो एक कलर बनाती है, ब्राइट रेड। इसलिए हमारा जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस ज़्यादा नहीं है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। हमारा ब्लड रेड ही क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का एक हार्मोन होता है जो पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की मात्रा अत्यधिक होती है, और आयरन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो एक ब्राइट रेड कलर बन जाता है, ठीक है। बस इतना ही है। अगले पे पहुंचते हैं। आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप्स होते हैं, हर किसी का ब्लड ग्रुप अपना अलग अलग होता है, और उसके कुछ RH फैक्टर होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव। तो हर किसी का, जैसे मेरा B+ है, मेरा B पॉजिटिव है, तो इसी तरह से 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरी में, A ग्रुप, B ग्रुप, O ग्रुप और AB ग्रुप, ठीक है। जिसमें RH फैक्टर होता है तुम्हारा, पॉजिटिव के लिए प्लस लगाते हैं, निगेटिव के लिए माइनस लगाते हैं, ठीक है। और जब एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो आप जब बोलेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, बोले A+ है, यानी कि ब्लड ग्रुप तो A है और RH फैक्टर क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, ठीक है। जो माइनस भी हो सकता था, A+, A-, B+, B-, O+, O-, AB+, AB-, ये आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं या होते हैं। अगला देखते हैं, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? जो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ये भी पूछा जाता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रिसिप्टेंट कौन है, रिसिपेंट कौन है, ठीक है। तो मतलब सर्वदाता कौन है, सर्वग्राही कौन है, जो सबका ब्लड ले सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो जिनका ग्रुप O निगेटिव होता है वो तो भैया सबको ब्लड ग्रुप अपना दे सकते हैं, यानी कि उनका ब्लड कोई भी अपने शरीर में चढ़ा सकता है और जीवन जी सकता है यदि उसको कोई समस्या है तो। और जो AB+ होता है, जो AB पॉजिटिव है, वो सबका ब्लड ले सकता है अपने में, ठीक है। अगर O निगेटिव वाले को आप कोई दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ा दो, यानी कि O निगेटिव वाले को B+ वाला चढ़ा दो, तो नहीं चढ़ेगा, वो मर जाएगा, ठीक है। लेकिन AB+ वाले को आप B+ चढ़ा दो तो वो जी जाएगा, वो चल जाएगा, इस तरीके से। और एक चीज़ और ख़ास है कि O निगेटिव जो है काफ़ी रेयर होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन और है एक, जो हमने 5 एक छांटे से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे, उनमें से एक और है, ब्लड फंक्शन क्या करता है। अब इसको थोड़ा मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं, ठीक है। ब्लड के फंक्शंस क्या है, ब्लड की वर्किंग क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। इसको कैसे समझें? जैसे कि ब्लड हमारे लंग्स में गया, लंग्स से उसने ऑक्सीजन को उठाया, कलेक्ट किया, किसके सहायता से किया? RBC की सहायता से किया, प्लाज्मा की सहायता से किया, दोनों की सहायता से उसने उस ब्लड को लिया, और मतलब उस ऑक्सीजन को लिया ब्लड ने, और पूरी बॉडी में सभी जगह पे वो ले गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया।
अब CO2 रिमूवल, यानी कि अब सभी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन अगर गई है तो वहाँ CO2 बनी हुई होगी, तो वहाँ से सभी से CO2 कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद में फिर फेफड़ों के पास आया, हार्ट के थ्रू होते हुए फिर बाहर हो गई ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट, हमारी बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें, तो उनको अपने अंदर लिया, क्योंकि तरल संयोजी ऊतक है तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी ऐड होंगे, और सभी सेल्स तक जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचा दिया है। हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, उनके अंदर जो है हार्मोन्स जनरेट होते रहते हैं और वो रिलीज़ होते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, जितनी जितनी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग, तो उनको भी बॉडी के सभी हिस्सों तक पहुंचाना। इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, अब आपको पता है कि हम बाहर जाते हैं तो बाहर में कितने ही बैक्टीरिया ऐसे हैं, कितने ही वायरसेस ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, हमारे मतलब इतने सूक्ष्म होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं वो, तो वो हमारी बॉडी के अंदर तो चले जाते हैं लेकिन हमको हार्म भी करते हैं वो। तो यही WBC होती हैं जो ब्लड के अंदर होती हैं, वो उनसे हमारी रक्षा करती हैं, उनको किल कर देती हैं, उनको मार देती हैं और हमें उनसे बचाती हैं। ठीक है, तो इसी से क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इसी से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अगला है टेम्परेचर कंट्रोल। अब टेम्परेचर कंट्रोल, ब्लड हमारा टेम्परेचर कंट्रोल भी करता है। कैसे करता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना चाहिए आपको। क्या होता है कि जब हमें पता है कि हमारे ब्लड का टेम्परेचर बढ़ रहा है किसी हिस्से में, ठीक है, तो ब्लड क्या है, एक मतलब लिक्विड है ना, तो लिक्विड क्या करता है, आपने देखा भी होगा कि कहीं से हीट को लेना और दूसरी जगह पहुंचा देना, तो हीट मूव कर गई, उससे क्या है। इसी तरीके से क्या होता है, जैसे हमारे अंदर का यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हीट को लेगा और हाथों में सब जगह फैला देगा, उससे क्या है, यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब इस एरिया का टेम्परेचर कम हो जाएगा और हाथों का भी, हाथों में मतलब सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उससे क्या है, टेम्परेचर यहाँ का कम होने लगा, उधर का बढ़ गया। तो अंगों का टेम्परेचर सभी का मेंटेन रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। इसी तरह से टेम्परेचर सारा मेंटेन होता रहता है। ठीक है, अब अगला आ जाता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, समझा ही रखा है, एक बार फिर से बता देता हूँ। हाथ कट हो गया तो उसकी क्लॉटिंग कर देगा। कौन करते हैं क्लॉटिंग, कौन करते हैं क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स करती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स भी एक तरह की क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, जो ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, और ये क्लोटिंग करती हैं किसकी हेल्प से, विटामिन के की हेल्प से। ठीक है, और जितना भी अगला काम इसका होता है, वेस्ट को रिमूव करना। ठीक है, जितना भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट होता है उसको कलेक्ट किया जाता है पूरी बॉडी के अंदर से, और किडनीज के थ्रू फिल्टर करके और ब्लड को वापस भेज दिया जाता है हार्ट के पास। ठीक है, हार्ट उसको लंग्स के पास भेजता है, फिर से उसके अंदर ऑक्सीजन जोड़ता है और फिर से बॉडी तक पहुंचा दिया जाता है। फिर वो दोबारा आएगा किडनीज के पास और वहाँ फिल्टर होगा, फिर CO2 रह जाएगी। CO2 कहाँ छूटेगी, फेफड़ों में छूटेगी, यानी लंग्स में छूटेगी और बॉडी से बाहर हो जाएगी। ये ही इसका मेनली जो वर्किंग होता है ब्लड का, वो यही है। जितनी चीज़ें मैंने बोली हैं आप उनको देखना, बार बार देखना, उससे आपको मिलेगा क्या कि आपको ये सब चीज़ें रिकॉल होती जाएंगी। बहुत बेसिक लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसा हूँ, बहुत बेसिक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, गिर गया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तो आपको पता ही है, अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा हो तो वो भी लग जाएगा 2-3 बार देखोगे तो। ठीक है, तो अभी ये करते हैं बंद, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा। तो ह्यूमन ब्लड बेसिकली इतना ही है। थैंक यू।